नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बार फिर से आमने सामने हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। शुरुआत ऐसे करेंगे भारत के संवैधानिक विकास से। हम लोग इसमें देखेंगे कि भारत का अंग्रेजों ने किस तरह प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जो आगे आने वाले समय में भारत के काम भी आया। हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चीज़ के साथ। कुछ मूल चीज़ें देख लेते हैं पहले संविधान की, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर शुरू करनी है तो उसके पहले हम मूल चीज़ों पर ध्यान देते हैं कि शासन क्या है, संघ क्या है, गणतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है ना। इन सब चीज़ों के बारे में जानने के बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। शासन के अंग देखते हैं कौन कौन से होते हैं। शासन के अंग तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होती है विधायिका, लेजिस्लेचर, एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। विधायिका के हम लोग जानते हैं कि दो अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। और विधायिका का कार्य क्या है? विधि या कानून का निर्माण करना। विधायिका के दो अंग कौन कौन से होते हैं? एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। राज्यसभा। विधायिका का कार्य क्या होता है? विधायिका का कार्य क्या होता है? इनका कार्य क्या होता है? इनका काम होता है विधि का निर्माण करना, विधि या कानून का निर्माण करना। विधि ऑब्लिक कानून का निर्माण। ठीक। कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या करती है? कार्यपालिका जो ये कानून निर्माण करते हैं इन्हीं का क्रियान्वयन करती है। ठीक। ये क्या करती है? कानूनों का क्रियान्वयन। अब कार्यपालिका के भी अंग होंगे जो इन कार्यों का क्रियान्वयन करते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं वो? देखिए, ये कहाँ लिख दूँ मैं, इसके लिए जगह है कहीं? अच्छा, इसी को मैं ऐड करता हूँ लाइन, ठीक है। आपको चीज़ समझ में आएगी फिर। देखिए, कौन कौन से अंग होते हैं। कार्यपालिका दो तरह की होती है। एक होती है स्थायी कार्यपालिका और एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में क्या क्या होते हैं? स्थायी कार्यपालिका में आते हैं नौकरशाही, हमारे यहाँ की डीएम, कप्तान हो गए, एसएसपी एसपी लोग, और जो कर्मचारीगण हैं, है ना, ये सब आते हैं। तो कैसे होती जो चीज़ें? एक होती है स्थायी कार्यपालिका और एक होती है अस्थायी। अस्थायी कार्यपालिका में क्या क्या आते हैं? अस्थायी कार्यकाल में आते हैं सांसद और विधायक। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, 5 वर्ष बाद ये बदल जाते हैं। जबकि स्थायी कार्यपालिका में जो अधिकारी होते हैं, डीएम एसपी हो गए, आईएएस पीसीएस हो गए, ये 60 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक बने रहते हैं। इसलिए ये स्थायी होते हैं। ये समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ये शासन के आवश्यक अंग हैं। तो हम लोग देख लेते हैं स्थायी में क्या क्या आते हैं। हम लोग लिख देते हैं इसमें आईएएस पीसीएस, है ना। आईएएस पीसीएस लोग लिख देते हैं तो आप लोग ऐसा समझ जाएंगे। डीएम कप्तान इसी में अंदर आ जाएंगे। और स्थायी कार्यपालिका में क्या क्या आ जाएंगे? संसद, सांसद आ जाएंगे और विधायक आ जाएंगे। ठीक। ये आ जाएंगे। इतना समझ में आ गया आपको? एक 18वीं शताब्दी में एक व्यक्ति हुआ मॉन्टेस्क्यू। उसने एक शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। उसने कहा कि तीन नो शक्तियाँ एक ही व्यक्ति को देने के बजाय, पहले क्या था, एक ही शक्ति जो थी राजा के पास होती थी जब राजतंत्र था, और पहले उसके बाद भी शक्ति जो थी राजा के अलावा भी एक ही व्यक्ति के पास होती थी जो वहाँ के अधिकारी होते थे। तो उसने कहा कि एक जो शक्तियाँ हैं तीनों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति, वो एक ही व्यक्ति को देने के बजाय अलग अलग व्यक्तियों को दी जाए। यही शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया 18वीं शताब्दी में। ये 18वीं शताब्दी में था। ठीक। न्यायपालिका का अंग तो आप जानते ही हैं। तो इन दोनों का क्रियान्वयन जो नहीं होता, अवरोध आते हैं उसके, ये ध्यान देती है उस पर। पहला संविधान किसने बनवाया? पहला संविधान 1789 में, 1789 में अमेरिका ने बनाया। विश्व का पहला संविधान 1789 में अमेरिका ने बनाया। यहाँ पे ग्रह
गृह क्रांति हुई और भी चीज़ें हुई यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की और पहला संविधान बनाया। इसके साथ ही जब अमेरिका ने पहला संविधान बनाया तो भी चीज 4-5 चीज़ें आई, हम लोग उनको देखेंगे आगे चलकर। विश्व के सबसे पुरानी संसद कौन सी है? वो है आइसलैंड की एलिवेंजी। ठीक, एलिवेंजी बोलते हैं, सबसे पुरानी संसद वही है विश्व की। ये करीब 10वीं शताब्दी में बनी थी। 10वीं शताब्दी में। ठीक है। लेकिन संसदों का जो काम है, जो संसद का वास्तविक स्वरूप जो आया, कहते हैं ब्रिटेन से आया। तो अगर देखा जाए तो संसदों की जननी अगर बोला जाए तो वो ब्रिटेन होगा। ठीक है। जब अमेरिका ने पहला संविधान बनाया और अस्तित्व में आया अमेरिका एक लोकतंत्र के रूप में, तो कुल 4 शब्द अस्तित्व में आए उसके साथ ही, अमेरिका के साथ ही। इन शब्दों को अमेरिका ने ही समाज या विश्व को दिखलाया। कौन कौन से वो शब्द देखते हैं हम लोग? ये शब्द हैं संविधान, संघ, गणतंत्र और लोकतंत्र। इन इन चारों चीज़ों पर ही विश्व अभी तक चल रहा है। ठीक है। संविधान क्या है? संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसके बाहर कोई भी कानून नहीं हो सकता। जो भी कार्य किए जाते हैं, संसद भी कोई कार्य करती है या फिर न्यायपालिका कोई कार्य करती है, वो इसके दायरे में रहकर ही करती है, संविधान के। तो इसमें हम लिख सकते हैं किसी देश का सर्वोच्च कानून, किसी देश का सर्वोच्च कानून है संविधान। अमेरिका ने पहला संविधान बनाया विश्व का। उसके बाद और भी देशों ने संविधान बनाए, भारत ने भी बनाया। भारत का संविधान तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बोला जाता है। अमेरिका का संविधान छोटा है, 14-15 पेज होंगे मेरे ख्याल से। और ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित नहीं है, अलिखित संविधान बोलते हैं। कन्वेंशन के रूप में समय समय पर उसमें जैसे जैसे संशोधन होते हैं वैसे वैसे उसमें पेज जुड़ते जाते हैं। है तो रिटर्न में, लेकिन पुस्तक के रूप में नहीं है, तो एक दस्तावेज नहीं है। संविधान एक दस्तावेज है ना, एक दस्तावेज है ये। जिसमें बताया गया है कि देश का शासन कैसे चलेगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, ये सब चीज़ें हैं। और कोई भी कानून इसके विरुद्ध नहीं कार्य कर सकता। कोई भी कानून जो होगा संविधान के दायरे में रहकर ही कार्य करेगा। संघ क्या है? संघ, संघ कैसे बनता है? संघ बनता है लोगों के जुड़ने से। जैसे आप समझिए कि कई जिले हैं, जिले मिलकर एक प्रांत बनाते हैं और एक प्रांत मिलके राष्ट्र बनता है, तो वो संघ का स्वरूप होता है। तो प्रांतों और इकाइयों के समूह को संघ कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग कहाँ लिख देते हैं इसको? यहीं लिख देते हैं ना। तो ये प्रांतों और उसके अधीनस्थ जो इकाइयाँ हैं, इकाइयों, इकाइयों होगा ना। प्रांतों और इकाइयों का समूह है संघ। क्या है संघ? प्रांतों और उसके अधीन इकाइयों का एक समूह है जो इस संविधान के द्वारा दिए गए दायित्वों का निर्वहन करते हैं। कोई भी काम जो होगा वो संविधान इसीलिए बनाया गया है कि इसको देखकर ही काम हो। और इस संविधान, इसका दायित्व है कि काम, और ये न्यायालय जो कार्य करता है, न्यायालय का कार्य क्या है?
हमारे सुप्रीम कोर्ट का कार्य क्या है, या फिर हाई कोर्ट का, या फिर जो लोअर कोर्ट से उनका कार्य क्या है कि जो भी शासन प्रशासन चल रहा है हमारे देश में, वो इस संविधान के दायरे में रहकर ही किया जाए। ठीक है, तो इस चीज़ पर भी आप ध्यान दीजिएगा। और लोकतंत्र। लोकतंत्र तो आप समझते ही क्या है। गणतंत्र क्या है? देखिए, गणतंत्र गढ़ का तंत्र इसीलिए बोला जाता है। ये पहले प्राचीन काल में भी हम लोगों ने गणतंत्र शब्द पढ़ा है। और गणतंत्र शब्द हम लोग जब पढ़ते थे तो उसमें क्या होता था, चुनाव होते थे, है ना। एक राजा का चुनाव किया जाता था, एक मुखिया का चुनाव किया जाता था। तो चुनाव की जो प्रक्रिया होती थी उसे गणतंत्र कहते थे हम लोग। तो हम लोग इसमें लिख देते हैं जहाँ, समझ लीजिए, जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष चुना जाता है। तो यहाँ लिख देते हैं जहाँ पर राष्ट्र के अध्यक्ष का चुनाव होता है, अध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक, राष्ट्र के अध्यक्ष का चुनाव होता है, वो गणतंत्र है। गणतंत्र क्या है? अमेरिका है, भारत है, और दक्षिण अफ्रीका है, और भी कई राष्ट्र हैं जहाँ चुनाव होता है। ब्रिटेन गणतंत्र नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि वहाँ का जो राष्ट्र का अध्यक्ष है वो चुना नहीं जाता। हमारे यहाँ का राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। अमेरिका में भी राष्ट्रपति होता है, दक्षिण अफ्रीका में भी राष्ट्रपति होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ब्रिटेन में। ब्रिटेन में कौन है? क्राउन है, एक महारानी है वहाँ की। लोकतंत्र ये वर्तमान में प्रचलित एक तंत्र टाइप का है जिसमें जनता के द्वारा ही शासन होता है। अब्राहम लिंकन ने भी कहा था, एक लोकतंत्र की काफ़ी अच्छी परिभाषा दी थी, बाय द पीपल फॉर द पीपल वाली, है ना। टू द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो वही चीज़ है ये। ठीक, एक साम्यवाद भी होता है इस तरह, जो रूस में चलता है। लोक कल्याणकारी राज देख लेते हैं हम लोग। तो मूल चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा खास तो नहीं, लेकिन ये बीच बीच में आती रहती हैं, तो इनके बारे में पता होना जरूरी है। या तो हम लोग ये तो बाद में विस्तार में हम लोग पढ़ेंगे। लोक कल्याणकारी राज क्या है? देखिए, कानून व्यवस्था के साथ साथ जनता का सामाजिक आर्थिक कल्याण, ये क्या है? इसका अर्थ, लोक कल्याण के राज का अर्थ है कि पहले क्या होता था, प्राचीन काल में हम लोगों ने पढ़ा है, जब हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग, कि जो राजा महाराजा होते थे वो सिर्फ कानून व्यवस्था पे ध्यान देते थे। प्रजा के साथ क्या हो रहा है, कैसा व्यवहार हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन जब एक लोक कल्याणकारी राज हम लोग बोलते हैं कि हम लोग, जैसे भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो भी नीतियाँ लागू की जाती हैं उसमें जनता का कल्याण देखा जाता है। ठीक, सामाजिक और आर्थिक कल्याण, ये शब्दों का है जरूरी। तो ये कभी कभी पूछा जाता है, लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा में मूलभूत तत्व हैं, तो क्या तत्व हैं? सामाजिक और आर्थिक कल्याण। किसका? जनता का सामाजिक और आर्थिक कल्याण। और कानून व्यवस्था तो साथ में चलेगी ही चलेगी। जो वो राज्य होते थे, जो प्राचीन काल में राज होते थे जहाँ सिर्फ कानून व्यवस्था बनाई जाती है, उसे नियामकीय राज कहते हैं, या पुलिस प्रशासन वाला राज कहते हैं। कहीं कहीं हैं भी। अब साम्यवादी देशों को लोक कल्याण का राज नहीं कह सकते, है ना। आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं ब्रिटिश काल के अधिनियम एवं चार्टर। तो अधिनियम जो एक्ट होता है, चार्टर चार्टर होते हैं। पहला एक्ट आया भारत में प्रशासन की शुरुआत के लिए, एक्ट बने कि भारत में प्रशासन कैसे किया जाए, यहाँ का कानून व्यवस्था कैसे लागू की जाए। तो उसको देखने के लिए गवर्नर जनरल को कुछ शक्तियाँ दी गई कि उसको कहा गया कि तुम बहुमत के आधार पर कार्य करोगे, पहले रेगुलेटिंग एक्ट में। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब ही है कि उसको रेगुलेट करना। ये सब 1773 में आया था, और ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित पहला कानून भी था भारत में जो बनाया गया था। इस कानून के तहत क्या 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 हुआ? पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। आप जानते हैं कि 1764 में बक्सर बक्सर का युद्ध हो चुका था, है ना। इतिहास के आधार पर देखते हैं हम लोग, ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं शुरुआत में। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ पॉलिटी के
नज़र से इम्पॉर्टेंट है, बाकी हम लोग चीज़ें मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन थोड़ा स्टोरी अगर उसकी पता होती है तो ज़्यादा आसानी रहती है। तो 1664 में जब 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हो चुका था, तो ब्रिटिश सरकार को, जो वहाँ का गवर्नर जनरल था, उसको कुछ अधिकार दिए, वहाँ के नवाब ने बंगाल के, प्रशासनिक कार्य दिए और राजनीतिक अधिकार उनको मिल गए। ठीक, राजस्व वसूली का अधिकार जो था गवर्नर जनरल को मिल गया, और राजनीतिक कार्य तो नवाब ही देखता था एक तरह से, लेकिन पूरे कार्य उन्हीं के अधिकारों में थे। तो इसमें मान्यता मिल गई कि आप कंपनी को व्यापार नहीं करना, वो कुछ कार्य भी देखेगी भारत के प्रशासन के लिए। शुरुआत में तो व्यापारी संस्था बन के आई थी, लेकिन भारत की कमज़ोर स्थिति को देखते हुए उसने भारत में ये सब कार्य प्रणाली शुरू की। कब्जा करना, अधिकार करना, फिर उसने शासन करने की सोची। आगे बढ़ते हैं। तो इसके तहत एक 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद का निर्माण किया गया। ये कार्यकारी परिषद क्या थी? एक गवर्नर जनरल था और 4 सदस्य थे। इन और बहुमत के आधार पर ही कार्य करना होता था गवर्नर जनरल को। कैसे बहुमत? कि गवर्नर जनरल को जब भी कोई कार्य करना होता था, इन 4 सदस्यों से पूछना पड़ता था, और जब बहुमत बराबर बराबर हो जाता था ना, तब वो क्या करता था, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। प्रशासनिक कार्यों के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं किसका? ये हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। बस। और 1773 में आप जानते ही हैं कौन गवर्नर जनरल था भारत में? बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसमें भारत का तो था नहीं। तो आप जानते हैं कौन था? नहीं जानते? क्या बात है, वॉरेन हेस्टिंग्स था उस समय। ठीक है, तो याद रखिएगा। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेंगे, ऐसा भी पूछ सकते हैं वो आपसे कि आपको अधिनियम दे देंगे और अधिनियम के बगल में दे देंगे गवर्नर जनरल उस समय का। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, कभी कभी अधिनियम और गवर्नर जनरल पूछेंगे। 1773 के अधिनियम में गवर्नर जनरल कौन था? पिट्स इंडिया एक्ट के समय गवर्नर जनरल कौन था? 1813 के चार्टर एक्ट के समय गवर्नर जनरल कौन था? 1853 के चार्टर एक्ट के समय गवर्नर जनरल कौन था? ऐसे पूछ सकते हैं। तो चीज़ें याद रहनी चाहिए तो ज़्यादा सही है। सारे सब्जेक्टों को अगर कंबाइन करके कुछ कुछ पढ़ा जाए, जैसे पॉलिटी में इतिहास काम आ जाती है, ज्योग्राफी काम नहीं आती है, लेकिन हिस्ट्री में ज्योग्राफी काम आ जाती है। इसी तरह आप साइंस एक अलग से सब्जेक्ट चलता है, लेकिन उसमें भी चीज़ें काम आ जाती हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये क्या है? वारेन हेस्टिंग के तनावपूर्ण संबंध थे इनसे। वारेन हेस्टिंग जो था, उसके तनावपूर्ण संबंध हो गया, कुछ इतिहास की चीज़ें हैं वो, तो उसने अपना त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद कॉर्नवालिस बन के आया गवर्नर जनरल, ये याद रखिएगा। और क्योंकि 1773 से 85 से 93 जो है कॉर्नवालिस चलेगा अब। तो 1784 में एक एक्ट पारित किया गया पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से। पिट्स सरकार थी, लॉर्ड नॉर्थ की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। ये पहला एक्ट था जिसके कारण से ब्रिटेन में सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा था। एक चीज़ तो याद रखिएगा, अगर कभी प्रश्न आ जाए कि ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके कारण से ब्रिटेन की सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा, तो वो सरकार होगी, ये वाला एक्ट था। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ की सरकार थी, तो पिट्स ने फिर दोबारा, जो पिट्स थे वहाँ के लॉर्ड पिट्स, उन्होंने एक्ट पारित किया, इसी नाम से पिट्स इंडिया एक्ट बोला गया। तो इसमें क्या क्या, राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों या प्रशासनिक कार्य बोल सकते हैं आप, है ना? तो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल की परिषद में 3 लोग हो गए, पहले एक थे ना, अब 3 सदस्य कर दिए गए। अब गवर्नर जनरल की शक्तियाँ बढ़ा दी गई। इस एक्ट में क्या क्या किया? गवर्नर जनरल की शक्ति बढ़ गई। गवर्नर गवर्नर की शक्ति पहले से बढ़ी। ठीक, गवर्नर जनरल की शक्तियाँ पहले से बढ़ गई। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। अब क्या किया ब्रिटिश सरकार ने? कहा ऐसा है कि आप अपना सिर्फ प्रशासनिक कार्य देखिए, राजनीतिक कार्य हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो उसके लिए इन्होंने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOC
का गठन किया। राजनीतिक मसले किसे दे दिए गए? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। अब सारे राजनीतिक मसले ये देखते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाले। काम वाले को आवश्यकता दी गई, अब वो अपनी प्रस्ताव से स्वतंत्र निर्णय ले सकता था। अब वो मतलब पहले तो क्या था कि बहुमत के आधार पर क्या करना होता था 1773 के एक्ट में, लेकिन इसमें क्या 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 इसमें कहा गया कि अब जो है काम वाले 1786 में एक और अधिनियम पारित किया गया, ऐसा समझ सकते हैं आप। 1786 में एक छोटा सा अधिनियम आया, उसमें काम वाले को और शक्तिशाली बना के भेजा इसमें, और कहा गया कि ऐसा है कि आप अब अपनी प्रस्ताव से स्वतंत्र निर्णय ले सकते थे। तो इसमें हम लिख देता हूँ यहाँ पे पॉइंट सेकंड है ना, तो यहाँ पे मैं यही लिख देता हूँ। अब गवर्नर जनरल अपनी अपनी परिषद से स्वतंत्र निर्णय अपनी परिषद से स्वतंत्र निर्णय ले सकता था। और ये आगे आने वाले गवर्नर जनरल के लिए भी प्रावधान कर दिया गया कि अब आप ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद ब्रिटिश संसद ने चार्टर एक्ट पारित किए। चार्टर क्या होता था कि ब्रिटेन में जब कोई परिवर्तन होते थे किसी तरह के, तो वो एक ही तरह की प्रशासनिक प्रणाली चले ना पूरे उनके शासन में, जहाँ जहाँ उनके उपनिवेश थे। भारत भी उसमें उपनिवेश था, तो जहाँ जहाँ इनके उपनिवेश थे वहाँ वहाँ एक ही जैसे शासन या प्रशासन चले उनका, इसलिए वो वहाँ जो परिवर्तन होते थे वो उन उपनिवेशों में भी परिवर्तन करते थे। तो वहाँ से एक डॉक्यूमेंट आता था, दस्तावेज, और वो परिवर्तन यहाँ पे प्रभावी हो जाते थे। इस तरह एक चार्टर एक्ट आया। कुल इस तरह के कुल 4 चार्टर एक्ट पारित किए गए। 4, एक 1793 में आएगा, फिर एक आएगा 1813 में, फिर एक आएगा 1833 में, और फिर एक आएगा 1853 में। चार्टर एक्ट जो थे 20 वर्ष के लिए जारी किए जाते थे, लेकिन जो 1853 का चार्टर एक्ट है वो 20 वर्ष के लिए जारी नहीं किया गया था। ठीक, तो ये भी रखिएगा। कुछ चीज़ें देख लेते हैं इनकी मुख्य मुख्य। 1793 का चार्टर एक्ट जब आया तो उन्होंने, ब्रिटेन वालों ने कहा, भारतीय ज़्यादा हावी होने लगे थे इनके प्रशासन में, तो ऐसा है कि अब उच्च पदों से भारतीयों को प्रतिबंधित कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया, कहा गया कि अब आप उच्च पदों पर नहीं जाएंगे। मतलब कि समझिए सूबेदार से ऊपर का पद सेना में नहीं दिया जाता था भारतीयों को, और काफ़ी समय तक नहीं दिया गया था। ये समझ लीजिए कि सूबेदार का पद भारतीयों के लिए सब काफ़ी बड़ा पद होता था, उससे ऊपर पद भारतीयों को नहीं दिया जाता था। जैसे कर्नल का या ब्रिगेडियर का पद होते ना, वो सब पद नहीं दिए जाते थे, गवर्नर के पद नहीं दिए जाते थे, तो सूबेदार से ऊपर का पद नहीं दिया जाता था भारतीयों को। भीमराव अम्बेडकर के पिता भी सूबेदार ही थे। पहला चार्टर एक्ट था 1813 के एक्ट में मिशनरियाँ भारत आई। मुख्य पॉइंट ये है इसमें, सिर्फ इतना याद करने के लिए। और इसी चार्टर एक्ट में भारत के लिए शिक्षा का प्रावधान भी किया गया। कहा गया कि 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया कि भारत को शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 1833 का चार्टर एक्ट महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट में, उसके 1833 का जब चार्टर एक्ट आया उस समय भारत में गवर्नर जनरल जो था, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, आप जानते होंगे, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो उसको जो था बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और भी अधिकार दिए गए, जैसे कि अधिकारों के रूप में आप देख सकते हैं कि जैसे बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी जो थी पहले, 1793 के चार्टर एक्ट में ही बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी के अधिकार क्षेत्र में कमी कर दी गई। उनके कानूनी अधिकार कम कर दिए गए, वित्तीय अधिकार कम करके बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अब वो जो भी कार्य करना होता था उनको ना, तो वो बंगाल के गवर्नर जनरल से पूछते थे तो ही काम होता था उनका, ऐसा समझ लीजिए आप। तो इसमें और भी उनके अधीन कर दिए गए, और दृढ़ नियंत्रण किया गया बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसियों पर। 1813 के चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन
जारी नहीं किया गया, लेकिन 1833 के एक्ट में 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया पूरी तरह से, और शिक्षा शैक्षिक कार्यों के लिए 1 लाख रुपए दिए गए। कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। इनके अधिकार जो थे सिर्फ चाय और चीन पे बने रहे, बस चाय और चाइना पे इनके अधिकार बने रहे, बाकी भारत से इनका व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। कैसा है, अब आपके व्यापारिक अधिकार समाप्त हों। अंग्रेजी को राजभाषा बना दिया गया। लॉर्ड मेकाले एक विधि सदस्य बनाया गया था, अस्थायी विधि सदस्य बनाया नियुक्त किया गया, और ये कौन था? ये था लॉर्ड मेकाले। लॉर्ड मेकाले। इसका भी कहना था कि इसने कहा कि इसने एक फिल्ट्रेशन थ्योरी दी। फिल्ट्रेशन थ्योरी ऐसी थी कि उसने कहा कि मैं एक ऐसे काले अंग्रेज़ों की नस्ल तैयार करूँगा जो शरीर से तो भारतीय होंगे, लेकिन आत्मा से अंग्रेज होंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? शरीर से भारतीय होंगे, लेकिन आत्मा से अंग्रेज होंगे, ऐसा उन्होंने कहा। इसी आधार पर उसने अंग्रेजी को राजभाषा बनाया। भारतीय साहित्य की उसने खिल्ली भी उड़ाई। और कुछ उसने बोला। 1853 का चार्टर एक्ट आप जानते हैं कि 20 वर्ष के लिए जारी नहीं किया गया था। इसमें जो था विधि सदस्य जो बना था उसको स्थायी सदस्य बना दिया गया। स्थायी सदस्य बन गया था। गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग किए गए। अब क्या क्या इन्होंने क्या किया कि विधायी और प्रशासनिक कार्य जो हैं गवर्नर जनरल की परिषद के अलग कर दिए गए। एक और प्रावधान आया, एक केंद्रीय विधान परिषद का गठन का प्रावधान आया। इसमें लिख दिया है, लेकिन इसमें गठित नहीं हुई है। यह आगे वाले समय में गठित हो गया, 1861 में करीब। तो केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया, प्रावधान किया गया, ठीक है। बाकी कुछ तो है नहीं, इसमें 20 वर्ष के लिए जारी किया गया था। इसके बाद 1857 की क्रांति होती है, आप जानते ही हैं। और 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश कंपनी का शासन होता है पूरी तरह समाप्त कर जाता है। इसी एक्ट में लिख सकते हैं आप चाहे तो, इसी में पॉइंट अगर बनाना चाहें तो आप बना लें एक और, इसमें इसी में मैं एरो बना देता हूँ। कंपनी का शासन पूर्णतया भारत से समाप्त, है ना। कंपनी का शासन भारत से तो पहले समाप्त हो चुका था, लेकिन जो बचा खुचा शासन था ना वो भी समाप्त कर दिया। अब बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब चाइना और चाय से भी उसका दाना पानी उठा लिया ब्रिटिश सरकार ने। तो कंपनी का शासन भारत से पूर्णतया समाप्त। ठीक। आल्सो टी एन चाइना लिख देता हूँ यहाँ पे। आल्सो टी एन चाइना। ठीक। आल्सो मतलब कि चाय और चीन के साथ भी पूरा अधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए या फिर कुछ गलती हुई हो या फिर कोई मिस्टेक हो जाए बाई चांस, वैसे होगी तो नहीं, मैं इतना ध्यान देता हूँ कि गलती ना हो। अगर कोई चीज़ कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उसको बेहतर कर सकूँ, और अगर कोई गलती हुई तो उसको मैं सुधार भी सकूँ। क्योंकि जितनी गलतियाँ करनी यहाँ कर सकते हैं आप, एग्ज़ाम में नहीं कर सकते हैं। 1858 का भारत शासन अधिनियम क्या है? सिंपल सी चीज़ थी, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। जो जब कंपनी का शासन ही नहीं रहा भारत में, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की आवश्यकता क्यों रहेगी? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म कर दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी खत्म कर दिया गया, और एक नया पद का सृजन किया गया। उस पद को नाम दिया गया भारत सचिव का पद, या राज्य सचिव का पद। ठीक। एक राज्य सचिव था, एक भारत सचिव था। एक 15 सदस्यीय भारत परिषद बनाई गई, जो भारत सचिव था। अब क्या होता था कि गवर्नर जनरल तो भारत में था, अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है। तो इसमें एक और लिख देता हूँ, ये तो आपने पढ़ा है लेकिन लिख देता हूँ।
गवर्नर जनरल, वायसराय कहा जाने लगा। ठीक। वायसराय, वायसराय का मतलब जानते हैं, होते हैं आप क्या होता है? क्राउन का प्रतिनिधि। आगे देखते हैं क्या है। अब इसके बाद काउंसिल एक्ट आए हैं। इसके पहले अगर आप चाहें तो एक और चीज़ रखते हैं कि एक वायसराय की कार्यप्रसाद में एक और सदस्य की नियुक्ति की गई, वित्त सदस्य की। ठीक। एक वित्त सदस्य की भी नियुक्ति हुई। एक वित्त सदस्य की नियुक्ति हुई। वित्त सदस्य का नाम क्या था? कभी कभी पूछ लेते हैं कि वित्त सदस्य का नाम क्या था। इसी वित्त सदस्य ने भारत में बजट, पहली बार बजट पेश किया भारत में। 18 फरवरी 1860 है यहाँ तक डेट। फरवरी 1860 तो वही डेट का थोड़ा वो है, लेकिन मेरे ख्याल से 18 फरवरी है। ठीक है। 18 फरवरी। फरवरी, मिनट। 18 फरवरी 1860। और ये वित्त सदस्य कौन था? इसका नाम है जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन। ठीक है। चीज़ें तो काफ़ी आती हैं पॉलिटी में, लेकिन समीक्षा अधिकारी हो गया या फिर पीसीएस एग्ज़ाम हो गया यूपी का, या फिर और भी अदर स्टेट के एग्ज़ाम हो गए, उसमें यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं अधिकतर। बहुत कम पूछी जाती हैं कभी कभी, लेकिन पूछी जाती हैं। ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। कभी कभी पूछ सकते हैं कि राष्ट्र सचिव का पद किस भारत के अंतर्गत सृजित किया गया, या फिर वित्त सदस्य की नियुक्ति किस एक्ट के तहत की गई, तो भारत शासन अधिनियम के तहत। भारत शासन अधिनियम का मतलब ही यही है कि 1757 तक तो कंपनी स्थापित करती थी। कभी कभी लोग पूछ लेते हैं कि भारत शासन अधिनियम का मतलब क्या है। चार्टर एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर से इंडिया एक्ट आया। मतलब भारत का शासन कैसे किया जाएगा ना, इसलिए इसीलिए इंडियन गवर्निंग एक्ट बोलते हैं उसको। ठीक है। भारत शासन अधिनियम। कौंसिल एक्ट, कुल 3 कौंसिल एक्ट आए हैं, 61, 92 और 1909। 1861, 1892 और 1909। 1861 के एक्ट में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया, याद रखिएगा। इससे पहले तक कौन सी काउंसिल थी? एक कार्यकारी परिषद थी, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, कार्यकारी परिषद। अब एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब या फिर इसी को कहते हैं विधान परिषद। ठीक है। और केंद्रीय विधान परिषद का नाम भी दिया गया। आगे बढ़ते हैं। पोर्टफोलियो की व्यवस्था को कानूनी कानूनी मान्यता दी गई। लॉर्ड कैनिंग ने एक विभागीय व्यवस्था प्रारंभ की थी 1860 में। उसको इस एक्ट के तहत लिख दूँ, या फिर लिख देता हूँ उसमें भी। ये लिख देता हूँ। 1861 में पोर्टफोलियो को मान्यता मिली। और भी काफ़ी चीज़ें आई थी। ISS आंदोलन चलाए गए थे इस समय 1861 में। 1892 का एक्ट भारत में एक इम्पोर्टेंट एक्ट माना जाता है, क्योंकि इस एक्ट में भारत में संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ कहा जाता है। अब एक पूछा भी गया ये प्रश्न कि भारत में कौन सा एक्ट है जिसे भारत में संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ माना जाता है, तो 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट है। इसमें जो सदस्य थे वो 6 या 8 तक थे।
अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्य संख्या कितनी कर दी गई? 10 से 16 कर दी गई। 10 से 16 कर दी गई। इनको प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। जो 1892 में जो अधिकारी चुने जाते थे, उनको जो विधान परिषद में जो सदस्य चुन के आते थे, प्रायः अभिजात वर्ग के लोग होते थे। जैसे बड़े बड़े पैसे वाले लोग हो गए, है ना, रियासतों के कुछ प्रतिनिधि हो गए, या फिर कॉलेजों के प्रिंसिपल हो गए, ऐसे ऐसे लोग चुने जाते थे। इसी एक्ट के तहत गोपाल कृष्ण गोखले और आशुतोष मुखर्जी जैसे लोग भी चुन के आए थे। आशुतोष मुखर्जी श्याम प्रसाद मुखर्जी के पिताजी थे। ठीक है। तो इनको बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन ये अपोजिट प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न। जैसे उसने जवाब दे दिया तो ठीक है, अब आप उसके जवाब का प्रति उत्तर नहीं मांग सकते हैं बार बार। ये सब चीज़ें थी। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट रखते हैं हम लोग। अब क्या किया गया? 1909 के एक्ट में कितने सदस्य हो गए? 60 सदस्य हो गए। 60, पहले 10 से 16 थे, अब 60 हो गए। ये एक महत्वपूर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि इस एक्ट को मार्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ, ऐसे एरो बना लेता हूँ, है ना। 1909 के एक्ट को मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं। ठीक है। और क्या चीज़ थी? मार्ले कौन थे? मार्ले आपको पता है कौन थे? और मिंटो कौन थे? मिंटो भारत में वायसराय थे। मिंटो भारत में वायसराय थे, और मार्ले भारत सचिव थे। ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इसमें एरो करके, यहाँ लिखता हूँ ऊपर, ये भारत सचिव हैं। भारत सचिव। राइटिंग बहुत गंदी है, समझ में नहीं आता होगा आप लोग को, है। कोशिश तो करते हैं अच्छी लिखने की, लेकिन क्या करें। तो इसमें लिख देता हूँ भारत सचिव। और मिंटो तो वायसराय थे, आपको पता ही है। कोई कभी कभी पूछ सकते हैं, ना याद हुआ, पता चला मिनटों में आप भारत सचिव लगा दें। मुस्लिमों को इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम भी बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है इसका? ठीक है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब है कि वोट डालने वाले भी मुस्लिम होंगे, और जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी मुस्लिम होंगे, मतलब दोनों ही मुस्लिम होंगे। ऐसा नहीं होगा कि मुस्लिम के वोट हिंदू डाल देगा, या मुस्लिम सीट पर चुनाव हिंदू लड़ जाएगा, ऐसा नहीं है, या फिर किसी और धर्म का व्यक्ति लड़ जाएगा। उस समय तो यही सोच के बनाया गया था कि हिंदू मुस्लिम में फूट डालेंगे, तो फूट डालने की दृष्टि से भी ये एक नई पढ़ाई थी। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, कभी कभी प्रश्न अगर आ जाए कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा, मिंटो नहीं लगेगा, मार्ले लगेगा। वो तो वायसराय था, लेकिन लागू जैसे विधायिका में लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, संसद होती है ना। विधायिका के 3 अंग है, और संसद के 3 अंग है। विधायिका के 2 अंग हैं, लोकसभा राज्यसभा, लेकिन संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक उसी तरह भारत सचिव निर्माण करता था कानूनों का। ठीक है। तो ये लिख देता हूँ यहाँ पे, चाहे तो मैं क्या लिखना है मुझको? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक पूछा जाएगा तो मार्ले होंगे। ठीक है। ठीक, मार्ले। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कुछ बचा? हाँ, वायसराय की कार्यपालिका परिषद परिषद जो थी, उसमें एक भारतीय की नियुक्ति भी की गई। कार्यपालिका परिषद में कुल 8 सदस्य होते थे, उस उनमें से 8 में से एक सदस्य की नियुक्ति की गई,
और वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। SP सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक, वो इनको भी याद रखिएगा, जरूरी चीज़ है और एग्जाम में आती भी हैं। ऐसा नहीं है कि आएगी नहीं तो हम पढ़ेंगे नहीं, इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। पहली बार परिषदों को विधान परिषद कहा गया है, यही है विधान परिषद। ठीक है, जो परिषद थी नॉर्मल, इनको अब विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल वही हो गई। ठीक है, आगे बढ़ें। और कुछ इसमें विशेष तो है नहीं। दो भारतीयों की भी नियुक्ति की गई भारत सचिव की कार्य परिषद में, भारत इंग्लैंड में। तो अगर उनको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, लिख देता हूँ यहीं पे, 1909 का ही चल रहा है एक्ट। हाँ, लिख देता हूँ भारत सचिव की परिषद में। 15 सदस्यीय परिषद होती थी ना भारत सचिव की एक, उसमें दो भारतीयों की भी नियुक्ति की गई। भारत सचिव की परिषद में दो भारतीयों की नियुक्ति की गई। अब बात यह है कि दो भारतीय कौन थे जिनकी नियुक्ति की गई। तो दो भारतीय जो थे वो थे, एक तो थे भाई KG गुप्ता, KG गुप्ता। ठीक, KG गुप्ता, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। एक थे KG गुप्ता, और दूसरे जो भारतीय सदस्य थे वो थे सैयद हसन बिलग्रामी। ठीक, तो नाम इनका है, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा आगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि इनकी प्रशासनिक व्यवस्था में भारतीयों को शामिल करने की होड़ मचलेगी। अभी आपने शुरुआत में देखा होगा कि 1797 में जब चार्टर एक्ट आया तो भारतीयों को उच्च पदों से प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर 1833 के चार्टर एक्ट में भारतीयों को शामिल किया जाने लगा। 1833 का जब चार्टर एक्ट आया, जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया, उसी में बंगाल नियम 87 चलता था वहाँ। उसमें नियम चलते थे, बंगाल नियम 17, बंगाल नियम 87। जैसे बंगाल नियम 17 जो था, सती प्रथा का उन्मूलन उसी के एक्ट के तहत किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। इसी तरह बंगाल नियम 87 के तहत एक योग्यता का सिद्धांत पारित किया गया, जिसमें कि भारतीयों को कुछ कार्य दिए जाते थे, शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्य से संबंधित, जिससे भारत के लोग जो हैं उनको शामिल किया जाए और थोड़ा पैसा ही बचे। ये सारे काम हम करेंगे तो ये क्या करेंगे, इसलिए उनको भी कुछ कार्य दिए गए। यही इनकी भूल सिद्ध हुई। किसी को अधिकार देना शुरुआत में अपने अधिकारों में कमी करने के बराबर ही होता है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। अब आएगा भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए, अब इसमें भी भारत शासन अधिनियम लिया गया है। अब 1858 में जो आया था उसके आधार पर काम हो गया जितना चलना था। अब एक नया शासन आया। इस शासन अधिनियम की एक सुधार खासियत भी है। इस शासन अधिनियम की खासियत ये है, इसको पूरा पढ़ने से पहले, इस खासियत ये है कि एक तो ये संवैधानिक सुधारों पर आधारित था। दूसरी चीज़, ये जब एक्ट आया था उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था। तो एक चीज़ तो याद रखिए। और सब, जो 1935 में एक भारत शासन अधिनियम हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे आया था, वो ज़्यादा सही साबित नहीं हुआ। तो जो कार्य थे भारत के आगे तक, 19 आज़ादी तक, इसी अधिनियम के अंतर्गत ही किए गए। कुछ कार्य तो उसके अंतर्गत गए, लेकिन बहुत कार्य थे। तो इसमें क्या किया गया, प्रांतों में दोहरा शासन प्रारंभ किया गया, द्वैत शासन। जैसे अपने यहाँ लोकसभा विधानसभा होती है ना, वैसे ही समझ लीजिए आप। ठीक, तो वहाँ पे भी विधानसभा और विधान परिषद वाला सिस्टम लाया गया। तो प्रांतों में दोहरा शासन प्रारंभ किया गया। ये पूछा जाता है द्वैत शासन का जनक, तो ये था लियोनिल कार्टिस।
इसको आप याद रखिएगा। द्वैध शासन का जनक जो है भारत में, वो लियोनिल कॉटिस है। एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। आगे आने वाले समय में एक 1923 में अचिसन आयोग आएगा, जिसकी सिफारिशों के आधार पर भारत में लोक सेवा आयोग की परीक्षा का प्रावधान किया जाएगा। इस और इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग का गठन भी किया जाएगा। ठीक। हमें लगता है कि यही पीसेस वाला लोक सेवा आयोग ही है जो गठित हुआ था। ठीक है, लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। कार्यपालिका परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या अब कितनी कर दी गई? 3। हम लोग देखा था कि उसमें 3 कर दी गई थी, इसमें कितनी कर दी गई? 3। इसमें इसी में कार्यपालिका सदस्य में एक 3 लोग थे। दो तो राजा रियासतों के राजा थे, एक शायद पटियाला के थे, एक जिंद के थे जहाँ तक है। एक पटियाला के महाराजा थे, और एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे सर दिनकर राव। इनमें से एक सदस्य सर दिनकर राव भी थे। ठीक है, लिख लेता हूँ। इनमें से इनमें से एक सदस्य सर दिनकर राव भी थे। सर दिनकर राव। तो कभी प्रश्न आ जाए तो याद रखिएगा। और जैसा मुझे याद आ रहा है, एक पटियाला के महाराजा भी थे सदस्य, 3 भारतीय नियुक्त किए गए थे। 2 तो रियासतों के राजा थे, एक पटियाला के थे और एक शायद जिंद के थे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, सर दिनकर राव, तो इनको याद रखिएगा। आपने देखा कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट जो था 1909 का, उसमें मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया था। ठीक है, प्रतिनिधित्व दिया गया था। अब 1919 में सिखों, आंग्ल भारतीयों, भारतीय ईसाइयों और गैर ब्राह्मण, जो मद्रास में गैर ब्राह्मण थे, आपने जस्टिन आंदोलन पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, अगर तो उसमें होगा, नहीं पढ़ा तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसमें त्यागराज, नैयर, मुदलियार थे कुछ 3 लोग। उन्होंने एक आंदोलन चलाया था गैर ब्राह्मणों के विरुद्ध। वहाँ ब्राह्मणों का वर्चस्व था, तो उन्होंने चलाया कि ऐसा है कि हमको भी अलग से निर्वाचन दीजिए गैर ब्राह्मणों का। गैर ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण नहीं है। तो इसमें भी यही किया गया कि सिखों को, आंग्ल भारतीयों, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाइयों के लिए भी पृथक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई। अब तो भारत में आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है अधिनियम संशोधन करके। पहले एक सदस्य मनोनीत होते थे ना हम लोग की लोकसभा में, 2 सदस्य मनोनीत होते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। तो शायद वो अब व्यवस्था समाप्त की जा रही है विधानसभा में भी। और प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण कर दिया गया। महिलाओं को मताधिकार भी इसी अधिनियम के तहत दिया गया था। ठीक है, 1919 के शासन अधिनियम के तहत ही महिलाओं को मताधिकार भी दिया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सही है ना? भारत शासन अधिनियम 1935। काफ़ी बड़ा अधिनियम था, ये महत्वपूर्ण अधिनियम था। प्रांतों में जो द्वैध शासन व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया। समाप्त इसलिए किया गया कि कहा गया कि केंद्र में हम द्वैध शासन व्यवस्था शुरू करेंगे। लेकिन वो तभी चालू होता जब जो रियासतें थी उनमें से आधी से ज़्यादा रियासतें जब इस मत में समर्थन करती, लेकिन वो भी व्यवस्था लागू ना हो पाई। तो शासन कहा गया ठीक है, चलिए जो दो 1919 में चल रहा था उसी के अनुसार चलाते हैं। तो प्रांतीय स्वायत्ता को लागू कर दिया गया जब द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ समाप्त की गई 1 अप्रैल 1937 से। याद रखिएगा, कभी कभी डेट पूछते हैं वो, तो डेट इम्पॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 1937। भारत परिषद जो लगी थी भारत सचिव की, उसको समाप्त कर दिया गया। इस 1935 के अधिनियम के तहत ही बॉम्बे को सिंध से अलग कर दिया गया। ठीक है, भारत को म्यांमार से अलग कर दिया गया। म्यांमार तो बाद में शामिल हो गया था, तो उसको भी अलग कर दिया गया। एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई जो वर्तमान में हमारा सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, 1773 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। उसमें हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उसे बता देता हूँ। 1773 में भी एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। तो उसके जो प्रथम न्यायाधीश थे वो थे एलिजा इम्पे।
एलिजा इम्पे, ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट अलग था, वो बंगाल में था, है ना। ये भारत के तौर पे हम बात कर रहे हैं, तो फेडरल कोर्ट था, जैसे सुप्रीम कोर्ट हमारा यही है वर्तमान में, ठीक है। 25 जनवरी 1950 तक भारत का शासन इसी आधार पर चला। 25 जनवरी 1950 क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र हो गए थे, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना 26 जनवरी को, वही है, ठीक है। दो सदन बनाए गए थे, उच्च सदन और निम्न सदन। लेकिन ये व्यवस्था जो थी, ये 6 प्रांतों में ही थी। अभी 6 प्रांत देख लेते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इसलिए ये 6 प्रांत याद होने चाहिए हमें। अगर पूछ लिया जाए कभी तो गलती ना हो पाए। तो 6 प्रांत कौन कौन से थे? मुंबई, बम्बई उस समय का, मद्रास, बंगाल, असम, बिहार और संयुक्त प्रांत, ठीक। बंगाल, असम, बिहार, संयुक्त प्रांत, मद्रास और मुंबई, ठीक है। समझ में आई होगी क्लास आपको? आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब हम लोग पढ़ते हैं संविधान निर्माण से पहले की कुछ बातें, वो चीज़ें हैं, देख लेनी चाहिए। सबसे पहले संविधान निर्माण की जो मांग है, वो बाल गंगाधर तिलक ने की। आपने सुना होगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये तो 1916 का नारा है उनका। लेकिन 1894 के आसपास, 1896 या 94 के आसपास इन्होंने मांग की थी कि भारत में एक संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। उसके बाद महात्मा गांधी ने भी मांग की 1922 में करीब। फिर उसके बाद मोतीलाल नेहरू ने भी मांग की। फिर 1934 में संविधान सभा का गठन का विचार दिया, मतलब गठन का विचार किसने दिया? एम एन राय और जे एल नेहरू ने। एम एन राय को साम्यवाद आंदोलन का जनक भी माना जाता है, ठीक है, भारत में साम्यवाद आंदोलन का जनक या प्रणेता भी बोल सकते हैं। आपने इसके पहले पढ़ा था कि मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक संविधान सभा का गठन किया था, संविधान बनाया था 1928 में। जो वहाँ के लॉर्ड बर्किन हेड थे भारत सचिव के समय, लॉर्ड बर्किन हेड भारत सचिव थे उस समय 1928 में। तो उन्होंने कहा था कि भारतीयों की चुनौती देखिए, आप एक संविधान का निर्माण करिए। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में और सचिव बनाए गए थे जे एल नेहरू ही, संविधान का निर्माण किया गया था। फिर उसके बाद आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि 1929 में ही, मार्च 29 में ही जिन्ना ने 14 सूत्री मांगे उठाई अपनी, और ये सब समाप्त हो गया। तो इस तरह की घटनाएं घटी। वो तो हिस्ट्री की चीज़ें हैं, तो हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी पे ध्यान देते हैं। 1946, 1945 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। कौन कौन बनेगा, किस तरह बनेगा, इस तरह की चीज़ें आई। कहा गया कि 10 लाख की जनसंख्या करीब होगी, उस पर एक सदस्य चुना जाएगा चुनाव के लिए। तो कुछ सदस्य चुने गए थे। उसके बाद संविधान सभा का गठन किया गया। अगर कभी पूछा जाए, तो पूछा तो जाता नहीं वैसे, लेकिन चलिए पहले इसको देख लेते हैं, फिर अब बाकी चीज़ें देखते हैं हम लोग, है ना। 1946 में संविधान सभा का गठन क्यों हुआ? अंतिम मंत्रिपरिषद का गठन किया गया, है ना। जो संसद थी ना, वहीं पे ये गठित की गई, जो हमारी संसद थी पहले पुरानी, 2 सितंबर 1946 को। याद रखिएगा डेट, तारीखें यहाँ से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। संविधान सभा का प्रश्न आता है, ये पूछा भी गया जहाँ तक मेरे ख्याल से, कि ये संविधान सभा कैसी संस्था थी, कैसे थी। तो संविधान सभा जो थी, आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। ना पूरी तरह से चुनी हुई थी और ना पूरी तरह से नामांकित थी, ठीक। थोड़ी थोड़ी थी दोनों की। तो ये याद रखिएगा, आंशिक रूप से चुनी हुई और नामांकित निकाय थी। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रोटेम स्पीकर चुना गया। इसे कार्यकारी स्पीकर बोलते हैं। किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। प्रोटेम स्पीकर कार्य होता है कि एक स्पीकर का चुनाव करना, है ना। जैसे ओम बिरला का चुनाव किसने किया होगा? जो प्रोटेम स्पीकर होगा इस बार 18वीं विधानसभा में, वैसे।
प्रोटेम स्पीकर इस बार के कौन बने थे, याद रखिएगा, भर्तहरि महताब शायद बने थे, तो याद रखिएगा। वैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के जो वैधानिक सलाहकार थे वो बनाए गए BN राव। जो संविधान सभा बनी थी उसके वैधानिक सलाहकार थे ये। इनको संविधान निर्माण में सहायता करनी थी, और क्या क्या उसके अवरोध होंगे, क्या चीज़ें होंगी, ये सब बताई जाएंगी। फिर एक बैठक होती है, 3 बैठकें होती हैं। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर को, और तीसरी हुई 13 दिसंबर को। जो 11 दिसंबर की बैठक थी उसमें राजेंद्र प्रसाद को मतलब उसका संविधान सभा का अंग चुना गया, स्पीकर चुना गया ना, अध्यक्ष चुना गया, ऐसे बोल सकते हैं ना। स्पीकर मतलब अध्यक्ष। तो 11 एक लिख देता हूँ यहाँ पे ना, 11 दिसंबर को, ठीक है, 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए, अध्यक्ष चुने, ठीक है। उपाध्यक्ष नाथ मुखर्जी थे, ठीक है। तो पूछा कम जाता है, तो जैसे अगर वो याद रखिएगा तो हिरेंद्र मुखर्जी थे। 13 दिसंबर 1946 को जेएल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा। यही हमारे यहाँ वर्तमान में इसका विस्तृत रूप शामिल किया गया प्रस्तावना के रूप में। उद्देश्य प्रस्ताव में अगर कभी पूछा जाए अनुच्छेद कितने थे, 9 अनुच्छेद थे, ठीक है, 9। तो इसमें लिख देता हूँ 9 अनुच्छेद थे। ठीक। कुल 18 समितियाँ बनाई गई, और सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, जिसके सदस्य कौन थे, भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति में जो सदस्य बनाए गए उसमें करीब 6 सदस्य थे भीमराव अंबेडकर को हटाकर, ठीक है। कौन कौन थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, है ना, गोपाला स्वामी अयंगर। और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, KM मुंशी थे, DL मित्रा थे, BL मित्रा, DP खेतान थे। DL मित्रा ने त्यागपत्र दे दिया, DP खेतान की मृत्यु हो गई। फिर उनके स्थान पर के माधव राव और TT कृष्णाचार्य को नियुक्त किया गया इसी प्रारूप समिति में। भाई DP खेतान की मृत्यु हो गई, तो के माधव राव आए, और DL मित्रा ने त्यागपत्र दे दिया, तो TT कृष्णाचार्य को नियुक्त किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण समिति जो थी प्रारूप समिति थी, है ना, ये बता चुका हूँ। इसका गठन याद रखिएगा, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अध्यक्ष इसका बता चुका हूँ, BR अम्बेडकर थे, और बाकी जो सदस्य थे उनके नाम बता चुके हैं, वो पूछे नहीं जाते हैं, तो इसलिए आप बता दिए हैं, आप ध्यान में रखिएगा उनको। कुछ समितियां पूछी जाती हैं कि और भी जो समितियां बनी थी, एक तो प्रारूप समिति महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है कब गठन हुआ, 29 अगस्त 1947 को हुआ। इन्होंने संविधान बना दिया पूरा, और इन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी संविधान में। कुछ अन्य समितियां देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, पूछी भी जाती हैं एग्जाम में, समय आने पर अगर पूछ ली गई तो आप कर सकें जिससे। एक संघ की समिति बनाई गई, इसके सदस्य JL नेहरू, संघ मतलब केंद्र की, है ना। एक प्रांतीय संविधान समिति बनाई गई राज्यों के लिए, ना, जो प्रांत थे उनके लिए एक समिति बनाई गई, उसके सदस्य थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अधिकतर चीज़ों में आप देखेंगे समितियों में 3 4 नाम बार बार आएंगे। एक राजेंद्र प्रसाद का नाम काफ़ी आएगा, इन्होंने 3 4 समितियों का किया। एक आएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का। JL नेहरू का सिर्फ इतने में आएगा, ज़्यादा ये दखल नहीं देते थे। पढ़ा लिखा इंसान कम दखल देना पसंद करता है चीज़ों में। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये सब इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति के सदस्य कौन थे, सरदार पटेल। अल्पसंख्यक उप समिति के सदस्य कौन थे, SC मुखर्जी थे। एक JP कृपलानी भी थे, JP कृपलानी, वो मूल अधिकार उप समिति के सदस्य थे, ठीक है। अगर बोल दिया, लिखने की जरूरत तो है नहीं, बाकी चीज़ें तो आपके पास पढ़ी होंगी आपने, तो अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मूल अधिकार, मूल अधिकार उप समिति,
तो JB कृपलानी। JB कृपलानी। और भी कई समितियाँ थी। संचालन समिति तो राजेंद्र प्रसाद इंपॉर्टेंट है इसलिए है। झंडा समिति थी, उसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, पूछा जाता है ना झंडा समिति के सदस्य कौन थे, तो सरदार पटेल नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, सरदार पटेल थे। आगे बढ़े। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मेन मेन पॉइंट मैंने लिखे हैं जिससे कि एग्जाम में दिक्कत ना हो, जो पूछे भी जाते हैं अधिकतर। क्योंकि बाकी चीज़ें पढ़ के समय ख़राब करने से अच्छा है कुछ चुनिंदा चीज़ें पढ़ी जाएं जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। फालतू चीज़ें पढ़ने से दो चीज़ें होती हैं, एक तो पढ़ाने वाले का समय तो ख़राब होता ही ख़राब होता है, और जो वीडियो देख रहा है उसका समय भी ख़राब होता है। और समय एग्ज़ाम के समय काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण पूर्ण हो गया। कहते हैं ना संविधान अंगीकार किया गया, तो ये 26 नवंबर 1949 को ही किया गया। ठीक है, अंगीकार का मतलब है संविधान का निर्माण पूर्ण हो गया 26 नवंबर 1949 को। और करीब करीब 16 धाराएं जो थी भारतीय संविधान की अनुच्छेद की, नागरिकता संबंधित, चुनाव संबंधित, ये सब धाराएं लागू कर दी गई भारत में, है ना। जैसे चुनाव संबंधित अधिकार, निर्वाचन आयोग जैसे 324 अनुच्छेद, ये सब चीज़ें लागू कर दी गई, 16 धाराएं। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को लागू किया गया था राष्ट्रीय ध्वज। ठीक, अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत जो संस्कृत में लिखा गया है, और ये किसने लिखा है आप जानते हैं। और राष्ट्रीय गान ये संस्कृत और बांग्ला में लिखा गया है, और ये किसने लिखा है ये भी आप जानते हैं। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी। इनका जन्म स्थान नेहाटी है, पूछा जाता है। वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन। और ये संस्कृत और बांग्ला का मिश्रण है। ठीक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक, ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक, सॉरी कॉल आ गई थी। संविधान सभा की कुल महिलाएं कितनी थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम बैठक संविधान सभा की तो 24 जनवरी 1950। मतलब इम्पोर्टेंट तो ये है इम्पोर्टेंट, ये है इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी, 15 थी। अब तो पूछा नहीं जाता, अब तो पूछा जाता है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाएं आई थी, 17वीं लोकसभा चुनाव में कितनी थी, ऐसे पूछाते हैं, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। जब तक एग्जाम में नहीं आ रहा तभी तक इंपॉर्टेंट नहीं लगता, जिस जिस दिन एग्जाम में आता है वो उसके संबंधित सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगने लगती हैं। फिर उसको छोड़ के आदमी और बाकी चीज़ें भी पढ़ने लगता है, ये भी आएगा एग्जाम में, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियाँ हैं। गणना की दृष्टि से तो 500 हो गए हैं करीब करीब। तो लेकिन मूल संविधान का मतलब है कि मूल संविधान जो पहले बनाया गया उसमें, इसके कुल 22 भाग थे और 3 उपभाग जो हैं बाद में जोड़े गए हैं। तो 22 + 3 पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन अगर मूल भाग पूछा जाएगा मूल संविधान में, तो आप 22 ही पढ़िए, लगाइएगा, 25 ना कर दीजिएगा। ठीक, ये उपभाग हैं, बाद में जोड़ेगा, इसीलिए लिख दिया है कि बाई चांस अगर कभी पूछा जाए तो आप बता सकें। कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो हम लोग भारतीय संविधान से ली गई थी। इसके पहले कुछ और चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। जैसे अंतरिम परिषद जब गठित हुई थी, जैसे मैंने कहा था आपको कि सितंबर 1946 में अंतरिम परिषद गठित हुई, तो कुछ सदस्य भारतीय बन के आए, तो कुछ विभाग दिए गए, जैसे कि लॉर्ड वेवल तो अध्यक्ष बने थे। अंतरिम मंत्री परिषद के अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड वेवल थे। उसमें 46 में वही वायसराय थे, तो वही इसके सदस्य थे। और जवाहरलाल नेहरू जो थे उपाध्यक्ष थे। ठीक है।
जवाहरलाल नेहरू अंतरिम मंत्रिपरिषद के उपाध्यक्ष थे। तो कुछ विभाग सौंपे गए भारतीयों को, जैसे विदेशी मामले जो देखने थे, जो केंद्र के मामले देखने थे, वो जवाहरलाल नेहरू को दिए गए। ठीक है, इसलिए संघ की समिति बनी थी, है ना। और इसी तरह एक समिति बनाई गई प्रांतों के लिए। प्रांतों के और रियासतों का जो मामला था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया। चाहे वो जूनागढ़ रियासत का मामला देखना हो, चाहे हैदराबाद का हो, जम्मू कश्मीर का भी उन्होंने कहा हमें मुझे को देखने दो, सरदार पटेल ने। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उसे अपने हाथ में लिया, उनका वो बड़ा विश्वास था। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसी तरह और भी दिए गए विभाग, जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, आई चंद्रिकर को वारिस दिया गया। जोगेंद्र नाथ मंडल थे एक, उनको विधि का विभाग दिया गया। और एक लियाकत अली थे जिन वो लीग के, वो दिया गया इसे वित्त विभाग लियाकत अली को। सरदार बलदेव सिंह को इसी तरह रक्षा के विभाग दिया गया। जॉन मिठाई को उद्योग और आपूर्ति का दिया गया। राजगोपालाचारी जो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उनको शिक्षा दी गई। बाद में आज़ादी के बाद वो मंत्री बनाए गए थे, साउथ से ही राज्यपाल बनाए गए थे। इसी तरह भाभा को खनन एवं आपूर्ति का विभाग दिया गया। इस तरह के भाग हैं। जगजीवन राम को श्रम दिया गया, है ना। इस तरह आप देख सकते हैं। वो तो इम्पोर्टेंट है, पूछा भी वो कम जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं, मतलब जैसे बताया मैंने। तो इनको आप ध्यान से मतलब लिख लीजिए वीडियो में पॉज करके, तो कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं कि राजेंद्र प्रसाद का कौन सा भाग था, तो आप कृषि बता सकते हैं ना। तो कहते हैं कि हमारे संविधान में जो चीज़ें ली गई वो कहाँ से ली गई, कभी कभी प्रश्न आता है इस तरह का, और काफ़ी आया भी है, काफ़ी बार कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली जैसे है, एकल नागरिकता, ये सब ब्रिटेन से ली गई है। जैसे संसदीय शासन प्रणाली का मतलब क्या हो गया, हम लोग जैसे पढ़ा था लोकतंत्र क्या है ना। तो लोकतंत्र क्या था, लोकतंत्र दो तरह के होते हैं। एक होता है संसदीय लोकतंत्र और एक होता है अध्यक्षीय लोकतंत्र। एक अध्यक्षीय लोकतंत्र का मतलब क्या है, जहाँ जो कार्य होता है वो सब वही देखता है, अध्यक्षीय लोकतंत्र वाला। जैसे राष्ट्रपति, अमेरिका, अमेरिका क्या है, अध्यक्षीय लोकतंत्र वाला देश है। राष्ट्रपति सब कुछ देखता है, वहाँ संसद के प्रति जवाबदेह होता है। और संसदीय लोकतंत्र वाला देश है भारत, इसलिए संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटिश वालों ने भारतीय पर राज किया, तो सारी प्रणाली ब्रिटेन से ली गई। तो संसदीय लोकतंत्र में सत्ता जो है एक समूह को सौंपी जाती है, और वो समूह क्या होता है, मंत्रिपरिषद होती है ना। ये समझ गए। एकल नागरिकता का मतलब है कि भारत में सिर्फ एक ही नागरिकता होगी, वो होगी भारत की, बाकी कहीं की नागरिकता नहीं होगी। ब्रिटेन से लिए गए प्रावधान। उपराष्ट्रपति, मूल अधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका का अधिकार किससे दिया गया है, यूएसए से लिया गया है। उसका प्रावधान है ना, अधिकार नहीं प्रावधान कहते हैं। मूल कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है सोवियत संघ से। इसी तरह नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी का प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। और आयरलैंड ने स्वयं ये सिद्धांत कहाँ से लिया है, स्पेन के संविधान से लिया है। तो कभी प्रश्न आ जाए कि आयरलैंड ने, भारत ने तो नीति निदेशक तत्वों का सिद्धांत आयरलैंड से लिया है, लेकिन आयरलैंड ने कहाँ से संविधान लिया है इसका प्रावधान, तो आप स्पेन लगाइएगा। ठीक है। और आयरलैंड के किस अनुच्छेद, कभी कभी प्रश्न आ सकता है कि आयरलैंड के किस अनुच्छेद में नीति निदेशक तत्व का सिद्धांत है, आयरलैंड के किस अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद नंबर 45 है, याद रखिएगा। कौन सा अनुच्छेद है, 45, आर्टिकल 45 आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक। आयरलैंड के जो संविधान है उससे हमारे लिया गया है नीति निदेशक तत्व, लेकिन आयरलैंड के संविधान के किस अनुच्छेद में है ये प्रावधान, तो वो है अनुच्छेद 45, तो याद रखिएगा। इसी तरह आपातकाल, आपातकाल जो है जर्मनी का वाइमर संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, और भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। आपातकाल आप जानते हैं दो तीन तरह के होते हैं, दो नहीं तीन तरह के ही होते हैं हमारे यहाँ। तो एक तो नॉर्मल आपातकाल है जो आर्टिकल 352 में होता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। एक होता है 356, संवैधानिक तंत्रों का फेल हो जाना। और एक आपातकाल होता है वित्तीय आपातकाल 360, आर्टिकल 360। ठीक। संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से ली गई है। और इसी तरह का एक सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श का अधिकार जो है, जैसे ना सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं आर्टिकल 143 और 143 के तहत
कि कोई संवैधानिक प्रावधान जब अवरोध आता है किसी संवैधानिकता के सवाल पर, तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं। तो वो प्रावधान कहाँ से लिया गया है? वो भी कनाडा से लिया गया है। ठीक। तो सर्वोच्च न्यायालय का राष्ट्रपति को सलाह देने का प्रावधान जो है, सलाहकारी जो प्रावधान है, वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। विधि द्वारा स्थापित शब्दावली कहाँ से ली गई? जापान से ली गई है। जो हमारे यहाँ की प्रस्तावना की भाषा है, लैंग्वेज है, वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक। आगे देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय पंचांग देख लेते हैं। जो सरकारी कैलेंडर होता है हमारा, उसको वो उससे कहते हैं राष्ट्रीय पंचांग। ये सिर्फ सरकारी कार्यों में यूज होता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल। ठीक, सरकारी कार्य में। तो कभी पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय पंचांग कब जारी किया गया? 22 मार्च 1957 को। तो ये किस पर आधारित होता है? शक संवत और ग्रिगोरियन कैलेंडर पर। शक संवत आप जानते हैं कि 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा प्रारंभ किया गया था, सरकारी कार्य लिखा हुआ है। ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है, ये पोप ग्रिगोरी की स्मृति में जारी किया गया था 15वीं या 16वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, तो ये आता है। तो इसके लिए अब हमारी क्लास समाप्त हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आने वाले समय में बाकी क्लास शुरू करेंगे, देखेंगे कि और भी क्या क्या चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। समय के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, जल्दी जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं बस वही लाएंगे। और कुछ पीवाईक्यू भी लगा लेंगे हम लोग, और कुछ नए नए प्रश्न भी लाएंगे जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी प्रश्न ऐसे ऐसे आते हैं जो पता ही नहीं चलते हैं कि प्रश्न आ सकते हैं। बाकी भी चीज़ें होती हैं काफ़ी, तो उनको भी देख लेते हैं हम लोग बाद में। इसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन, जैसा कि मैंने कहा था कि संवैधानिक संशोधन देखेंगे, और न्यायिक निर्णय देखेंगे। जो सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, ज़्यादा नहीं देखेंगे। अगर ज़्यादा देख लेंगे तो फिर तो लॉ की क्लास हो जाएगी, तो वो नहीं देखेंगे। इसलिए हम लोग इतनी चीज़ें देखेंगे जो महत्वपूर्ण हैं, जो पूछे भी जाते हैं। जैसे गोलकनाथ मामला है, केशवानंदन भारती विवाद है, इंदिरा साहनी का विवाद है, एक मेनका गांधी का मामला है। ये सब मामले जो हैं मूल अधिकारों से संबंधित हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं। और काफ़ी और भी मामले हैं, उनको भी देखेंगे हम लोग। जैसे बुम्बई का मामला है, सार बुम्बई थे, उनका मामला है, मुख्यमंत्री थे तो द साउथ के, हैदराबाद के, कर्नाटक के, तो उनका मामला है, वो भी देखेंगे हम लोग। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। कुछ संशोधन देखेंगे जो अब तक हुए हैं। तो देखेंगे कि हम लोग कुल अब तक 128 संशोधन हो चुके हैं भारत में। तो कुछ तरह से देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है उनसे संबंधित, और वो संशोधन क्या क्या थे, क्या क्या भारत में उनसे उनके द्वारा प्रवर्तन किए गए हैं, तो इनको भी देखेंगे। और हो सका तो कुछ और चीज़ें भी उसमें देखेंगे, मूल अधिकार तक पहुंच सके तो। अगर मूल अधिकार क्लास भी समय रहा तो मूल अधिकार और डीपीएसपी क्लास भी हम लोग ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद हम लोग वही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री राज्य के, राज्यपाल, कुछ आयोग देख लेंगे, उनकी कार्यप्रणाली देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट है, इस तरह। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। और हम लोग अगली नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी। ठीक, धन्यवाद। ओके, बाय। वहाँ से नहीं